परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नायर। धन्यवाद कृतिका। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, साथ ही बताएंगे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की आज एक अहम बैठक है मुंबई में। साथ ही बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और G20 बैठक के लिए कितनी तैयार है हमारी दिल्ली। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुबह की अहम सुर्खियों पर। पीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच INDIA गठबंधन की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के नाम पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक मुंबई में आज। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिन का छत्तीसगढ़ का दौरा। रायपुर में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। भारत आज से मिस्र में शुरू हो रहे 34 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में ले रहा है भाग। 549 सैन्य कर्मियों के साथ भारतीय टुकड़ी ले रही है भाग। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में बाढ़ जैसे हालात। फ्लोरिडा में प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन जारी। और खेल जगत में एशिया कप क्रिकेट में पल्ले केले में श्रीलंका की बांग्लादेश से भिड़ंत। आज कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिरकत। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जोकोविच, इगा स्वांतेक और कोको गॉफ ने तीसरे दौर में किया प्रवेश। विश्व नंबर 5 खिलाड़ी सित्सिपास हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और नया सवेरा में चलिए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। दरअसल देश में अगले आम चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए को चुनौती देने के मकसद से विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन INDIA की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। और इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की भी उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। मुंबई में बैठक से पहले ही विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की मुंबई में गुरुवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक से पहले ही पीएम पद को लेकर बयानबाजी और खींचतान चल पड़ी है। अभी गठबंधन ने ठीक से आकार भी नहीं लिया है, न ही किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कोई स्वरूप तय हुआ है, लेकिन विभिन्न दलों के दिलों में बसी पीएम बनने की ख्वाहिश जुबान पर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान पर लेदे मची तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल पीएम पद की दौड़ में नहीं है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम कौन बनेगा इसका फैसला मिलकर होगा। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं है।
अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई बैठक के मेजबान दल शिवसेना उद्धव गुट ने आग पर पानी डालने की कोशिश तो की, लेकिन वहां भी दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी दलों को अपने अपने नेता का नाम लेने का अधिकार है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उद्धव ठाकरे को पीएम बनते देखना चाहेंगी। इसके बाद तो जैसे बयानों की झड़ी ही लग गई। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने कहा कि उनसे पूछा जाए तो वो अखिलेश का नाम लेंगी। INDIA में पीएम पद को लेकर इन दावेदारियों पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन में हर कोई पीएम पद का दावेदार है, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी को 2024 में फिर से पीएम बनाने का मन बना चुकी है। घमंडिया में परेशानी ये है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और घमंडिया में एक और दिक्कत है, हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। बिना बारूद वाला बॉम्ब है, ये फूटेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति इंडिया वाले जो आ रहे हो उनकी होने वाली है। और आज मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है। वहीं विपक्ष की गोलबंदी के प्रयासों को बुधवार को एक और झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अगर बसपा इनके साथ ना जाए तो ये तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर और ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित है तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसी है। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में होने जा रही बैठक में संयोजक की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद पर नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि नीतीश पहले कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद से लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संयोजक कौन बनेगा इसका फैसला बैठक में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़ चुके हैं। शिशिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज INDIA की भी गठबंधन की भी बैठक है और साथ ही साथ NDA की भी मुंबई में बैठक है, लेकिन हमने देखा है कि INDIA में जिस तरीके से जब से ये गठबंधन बना है, हालांकि पार्टियां जुड़ रही हैं लेकिन फिर भी बयानबाजी और खींचतान लगातार जारी है। ना इसका अभी तक संयोजक तय हुआ है, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई बात हुई है। तो अगर आज की बात की जाए और फिर पीएम चेहरे, हर कोई गठबंधन, हर कोई जो पार्टी का जो क्षेत्र है वो हर कोई चाह रहा है कि उनका पीएम उम्मीदवार बन जाए, तो किस तरीके की अभी जो है रणनीति चल रही है और आगे का मसौदा जो इस बैठक में होने वाला है वो क्या तय होगा? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये तीसरी बैठक होने वाली है, लेकिन तीसरी बैठक होने के बावजूद भी अभी कई ऐसे सवाल है जो कि उनका जवाब तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में INDIA का जो अलायंस है अपना कुनबा इस वक्त बढ़ा रहा है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई उसमें जो प्रवक्ता थे INDIA के अलग अलग पार्टियों से, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जब बैठक हुई थी पिछली, तब उसमें 26 पार्टियां थी और इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 पार्टियां जो है उनके साथ जुड़ रही है। तो ऐसे में INDA चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जो है उनके साथ जुड़े, नंबर आंकड़ा जरूर बढ़े, लेकिन ये सब हो रहा है। उस वक्त अगर देखा जाए तो बयानों में काफी अंतरता दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, जब इतनी पार्टियां एक साथ आती है तो ऐसे में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है जो उन सभी पार्टियों को साधने की कोशिश करे। हालांकि ये बेसिक चीजें जो है अब तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं आ पाई। आज की जो बैठक शुरू होने वाली है इसमें ये कहा जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और साथ ही साथ संयोजक कौन होगा इस बारे में भी
जो है चर्चा चल रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से अलग अलग बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि INDA चाहता है कि कई छोटी पार्टियां भी उनमें शामिल हो जाए। मसलन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त अगर देखा जाए तो शेतकरी कामगार पक्ष और साथ ही साथ स्वाभिमानी पक्ष है महाराष्ट्र में, NCP और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जो गुट है वो चाहता है कि ये दो भी जो है INDA का हिस्सा बने। लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके अनुसार जो स्वाभिमानी पक्ष के नेता है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस वक्त जो है उनको कोई न्योता नहीं मिला, इसलिए बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। तो ये भी चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रयासरत है कि छोटी छोटी पार्टी को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन क्या उन छोटी पार्टियों या फिर बाकी अन्य पार्टी जो है, क्या उनकी मांग जो है यहाँ पर उठाई जाएगी, क्या उन पर कोई विचार किया जाएगा, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर खड़ा होता है। और इसीलिए अगर विपक्ष पार्टी अगर जिस प्रकार से उस पूरी घटना को देख रहे हो वो स्पष्ट कह रही है कि कहीं की रेटी कहीं का रोड़ा, और NDA जो है अपना कुनबा जोड़ा, इस प्रकार का प्रयास इस वक्त जो है INDI के इस पूरे अलायंस में हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर कोई, हमने इस स्टोरी में देखा कि हर कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, तो ऐसे में कि क्या सभी पार्टियां जो है एक साथ आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगी, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या अपनी पार्टी में से दूसरी पार्टी को, जो अलायंस पार्टी है, उनको कोई सीट देने के लिए तैयार होंगी या नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो फिर आप हो या फिर कांग्रेस हो, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जब ये बात उठी थी तो दोनों पार्टियां अलग लड़ी थी, अलग मुद्दों पर लड़ी थी। तो ऐसे में क्या इन सभी पार्टियों की विचारधारा और साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो एक साथ हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। जी शिशिर, अगर देखा जाए तो अभी इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसके बाद में फिर 2024 का आम चुनाव, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि INDIA जो एक गठबंधन तो बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आम सहमति कहीं ना कहीं के मतलब इकट्ठा तो हो गए, लेकिन मन अभी तक नहीं मिल पा रहे। मतभेद बीच में लगातार ऐसी खबरें, खींचतान की खबरें हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ये मनभेद जो है वो आगे आने वाले समय में खत्म होंगे और प्रधानमंत्री पद के जो सपने देखे जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, उस पर कोई एक पर्टिकुलर मोहर लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए हालांकि आपने कहा मनभेद की बात की आपने, तो ऐसे में स्पष्ट उदाहरण अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो शिवसेना और कांग्रेस या फिर राष्ट्रवाद की बात करें तो ऐसे में इन दोनों पार्टी की विचारधारा में काफी अंतर है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र में हुआ है तो दोनों तरफ से, मतलब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी और कांग्रेस और NCP की तरफ से भी अपने विचारों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालकर दोनों जो है ये सभी पार्टियां एक साथ आई थी और एक गठबंधन बनाया था। तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, ये पहली बात। अगर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होंगे तो किस प्रकार से और कौन से हालत में होंगे, और ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि उनकी ताकत सबसे ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या जो सीट शेयरिंग होगी या फिर अपनी ताकत है कम करके क्या ये पार्टियां एक साथ आएगी, ये सबसे बड़े सवाल अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए। और इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो पाए कि जिस प्रकार से तीसरी बैठक है तो इस तीसरी बैठक में अब तक ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो रहा है और ना ही अगर कहे तो संयोजक का नाम हो रहा है। तो ये विपक्ष की तरफ से भी आरोप किया जा रहा है कि ये बेसिक चीज है, अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो ये इतनी पार्टियां एक साथ आकर करेंगे क्या, बिल्कुल ठीक बात से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से INDIA की ये बैठक होने जा रही है, 2 दिनों की ये बैठक होगी, लेकिन ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि जिन उद्देश्यों के साथ इस बैठक को भावना किया जा रहा है वो उद्देश्य पूरे होते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा और खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। और मुंबई में विपक्ष की गठबंधन की बैठक के जवाब में आज एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों गठबंधन की ये बैठक मुंबई में हो रही है। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के अजीत पवार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, रांकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, रांकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, शिवसेना नेता रामदास कदम, सांसद गजानन कीर्तिकर, जोगेंद्र कवाड़े, विधायक विनय कोरे, महादेव जानकर, बच्चू कुडू, हितेंद्र ठाकुर और सदाभाव खोत भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राज्य कैबिनेट के सभी मंत्री, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 31 अगस्त की रात मुख्यमंत्री आवास में रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर को वर्ली में विभागवार समीक्षा बैठकें होंगी। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ रही है। सीधा होने का रुख करते हैं। श्यामा, अगर देखा जाए तो INDIA के साथ साथ आज एनडीए की बैठक भी महाराष्ट्र में हो रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, वो और लोकसभा चुनाव, इन दोनों को लेकर ही कहीं ना कहीं रणनीति हमें देखने को मिलेगी बनती हुई। जी देखिए, अगर एनडीए की माने, महायुति की माने, तो ये बता रहे हैं कि इनकी भी जो ये डेट्स थे पहले से ही तय किए हुए थे। जो तारीख इन्होंने चुनी है वो पहले से ही चुनी हुई थी। एनडीए से देखा मिलजुल के ऐसा कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें तो कई सारी चीजों की रिव्यू होने वाली है। आपने पहले ही बता दिया है इसमें कि भाजपा और उनके साथ में जो बड़े पार्टी जुड़े हुए हैं, एनसीपी की बात कर लीजिए या शिवसेना की बात कर लीजिए, उनके साथ ही जो कई छोटे अलायंसेस हैं जुड़े हुए, वो सारे आज मिलेंगे और मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जो वर्षा बंगलो है वहां पर आज रात 8 बजे रात्रि भोज होगा और इसके साथ ही कई सारे जो अहम चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा भी होगी। इसके अलावा कल जो मुख्य दिन है 1 सितंबर का, वहां पर जो वर्ली में काफी बड़ा जगह है, एक डोम करके है NCI, वहां पर इनकी मेन मीटिंग होगी जहां पर आने वाले जो जितने भी चुनाव हैं, ना सिर्फ लोकसभा, ना सिर्फ जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बल्कि महाराष्ट्र की अगर सबसे बड़ी बात कर लें तो BMC के चुनाव जो है वो अभी लंबित हैं, वो उसके ऊपर में भी चर्चा होने वाले हैं। कई सारे ऐसे छोटे छोटे जगहों पर जो जहां बाई इलेक्शन होने हैं या जो अलग जगहों पर जो इलेक्शन होने हैं, वो सभी चर्चाएं यहाँ पर आज होते हुए और कल होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से भाजपा या जो एनडीए है आगे बढ़ने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया अपनी तरफ से उनका जो रुख है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, कैसे आप काउंटर करेंगे उस चीज को, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। साथ ही जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी साथ में आई है भाजपा के और अभी भी जो मनमुटाव जारी है दोनों पार्टी में, वो उस चीज को लेके आगे कैसे बढ़ा जाए। और साथ ही क्योंकि ये सरकार जो है अभी भी हम माने तो महायुति की जो सरकार है वो 3 पार्टियों की है, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही बैठता है और किस तरीके से स्मूथ सेलिंग होता है, इन सब चीजों पर भी चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आप इतनी इस जानकारी पर हमेशा बनी रहें और आपसे और भी जानकारी हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ में शामिल होंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करते हुए नजर आएंगे। वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे युद्धपोत महेंद्रगिरी के जलावतरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। MDL द्वारा निर्मित महेंद्रगिरी 4था युद्धपोत है और भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे।
और भारत में आज से मिस्र में शुरू होने वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहा है। यह सैन्य अभ्यास आज से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगा, जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में कुल 34 देश भाग लेंगे। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय सशस्त्र बल पहली बार 549 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में भाग ले रही है, जहां भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन करेगी। यह अभ्यास भारतीय सेना को रक्षा सहयोग बढ़ाने और अनुभवों को साझा करने का एक बेहतरीन अवसर है। यह सुरक्षा के नए खतरों से निपटने और विश्व शांति बनाए रखने पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बल की अगुवाई में साइबर सुरक्षा पर चर्चा की भी योजना है। वहीं नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री बुजर उस्मानी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके आगमन की तस्वीर शेयर की। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने पर बुजर उस्मानी का गर्मजोशी से स्वागत और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। और अब बात चंद्रयान 3 की आगे की यात्रा की। चांद के रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर लगातार जुटा हुआ है। इसरो ने कल 2 फोटो जारी किए। प्रज्ञान रोवर ने कल भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे लगभग 15 मीटर की दूरी से विक्रम लैंडर की एक और फोटो भेजी है। वहीं इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लेख भी लिखा। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता पर ध्यान देने और वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है। जी माधवन नायर ने विस्तार से लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह हमेशा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संभावनाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। और अब बात आदित्य L1 लॉन्चिंग की। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं G20 से जुड़ी तमाम खबरें। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने कल G20 समन्वय समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव ने G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल है। समन्वय समिति की बैठक में G20 सचिवालय और विदेश, गृह, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएम के प्रधान सचिव ने आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना और अतिथि नेताओं के जीवन साथी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को एक त्रुटिहीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। और नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, भोजन, परिवहन और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
भारत की G20 अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम तैयार है, तो दिल्ली को सजाने संवारने का काम भी अंतिम दौर में है। शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा। इसमें 3 सत्र होंगे, जिसमें तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सब्सटेंटिव एजेंडा 3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से अधिक देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, खाने, आने जाने और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम आयोजनों में अतिथि देवो भव का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे, वहाँ पे 2 चीजों की व्यवस्था करनी, सुरक्षा और मेडिकल। लेकिन होटल की सुरक्षा और वहाँ पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है, और दर्शकों को पता है कि 8, 9, 10 3 दिनों छुट्टी होगी। इस दौरान 8 से 10 हजार लोग दिल्ली आ रहे हैं। भारत की G20 बैठकों में विकासशील देशों की चिंताओं पर भी चर्चा की गई और विकास की गति बढ़ाने, साथ ही प्रगति पथ आसान करने को लेकर आपसी सहयोग और एकजुटता बढ़ाने पर भी खास जोर दिया गया। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को भी मजबूती के साथ रखा है। इसमें अफ्रीका से अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिली। इस साल 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान नैस्कॉम और यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने बताया कि डिजिटल कौशल में कमियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2028 तक $11.5 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इसमें G20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ITU, UNDP, OECD, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ज्ञान भागीदारी के रूप में हिस्सा लिया। वहीं 18,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी व डिजिटल इंडिया अनुभव केंद्र का दौरा किया। G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों, FMCBG की पहली बैठक और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की दूसरी बैठक इस साल 22 से 25 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की गई। पहले दिन सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world.
G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 FMCBG की पहली बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भागीदारी की। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. We will work closely with the Troika, the G20 membership, international organizations and guest countries to carry forward the exemplary work of G20 presidencies before us. भारत की अध्यक्षता में G20 देशों ने वैश्विक ऋण संकट, MDB सुधारों, जलवायु वित्त, क्रिप्टो के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, भविष्य के शहरों के वित्त पोषण और कराधान से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संस्कृति मंत्रालय ने साल 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया। भारत की G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर फॉर लाइफ के विचार पर आधारित रहा, यानी सतत जीवन के लिए एक अभियान के तौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। खजुराहो के लिए सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली को थीम रखा गया। भारत के CWG के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। भारत ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित G20 देशों के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और उनकी संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत के लिए एक ऐसे प्रशासनिक इकोसिस्टम को विकसित करने की परिकल्पना की है जिसमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से दिखाते हैं कि क्या है आज सुबह की अब तक की सुर्खियां। पीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच INDIA गठबंधन की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के नाम पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक मुंबई में आज। NDA की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। भारत आज से मिस्र में शुरू हो रहे 34 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में ले रहा है भाग। 549 सैन्य कर्मियों के साथ भारतीय टुकड़ी ले रही है भाग। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में बाढ़ जैसे हालात। फ्लोरिडा में प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन जारी। और खेल जगत में एशिया कप क्रिकेट में
पल्ले केले में श्रीलंका की बांग्लादेश से भिड़ंत आज। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिकस्त। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जोकोविच, इगा स्वांतेक और कोको गॉफ ने तीसरे दौर में किया प्रवेश। विश्व नंबर 5 खिलाड़ी सित्सिपास हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और प्रमुख सुर्खियों के बाद देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार आज भी मनाया जा रहा है। कई भागों में इसे कल मनाया गया। रक्षाबंधन की धूम पिछले कई दिनों से बाजारों में देखी जा रही है। रक्षाबंधन सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के साथ पावन सावन माह का भी समापन हो रहा है। और अब वक्त हो चुका है अखबारों की सुर्खियों का। तो और जी कृतिका, और अखबारों की सुर्खियों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं गौरव। तो गौरव, क्या सुबह सुबह आपको अखबारों की जो वो सुगंध आती है वो आ चुकी है, और खबरों को समेट कर आप आज क्या लेकर आए हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तमाम बड़ी और अहम खबरें हम आपके लिए समेट कर लाएं अपने इस स्पेशल सेगमेंट के नया सवेरा के सेगमेंट में। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र रखी जा रही है और सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए तमाम तैयारियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में G20 की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर इसमें जो सुर्खियाँ हैं वो यही है कि आसमान में रहेगा वायुसेना का पहरा। तो हर तरफ, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो आसमान हो, वहाँ पर वायुसेना का पहरा देखने को मिलेगा और सुरक्षा की लिहाज से तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और साफ तौर पर नज़र भी रखी जा रही है कि जो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं और जो तमाम चुनौतियां अगर कोई हो सकती हैं तो उनसे कैसे निपटना है, उनसे कैसे पार पाना है, इसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आपात स्थिति में तत्काल पहुंचेंगे दमकल कर्मी, इस बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर उसके लिए भी अग्निशमन और मेडिकल की भी तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं कि जिससे किसी भी तरह की कोई हानि या दिक्कत ना हो पाए। तो G20 को लेकर ये बात थी। उसके बाद अगली खबर का हम रुख करते हैं, और ये अब जैसे हमने आसमान तक की बात करी और उसके बाद आपको अब अंतरिक्ष में लिए चलते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो खबर छपी थी कि स्माइल प्लीज चांद पर रोवर ने ली लैंडर की पहली तस्वीर, जो लैंडर वहां पर लैंड किया था उसकी पहली तस्वीर सामने आई और उसके बाद इसको साझा भी किया गया। और चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने बुधवार को विक्रम लैंडर की ये तस्वीर खींची और जिसको बाद में साझा किया गया। और इसके अलावा आदित्य L1 की जब हम बात करते हैं तो उसकी भी लॉन्चिंग का जो रिहर्सल है वो अब शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चांद के बाद सूरज की बारी है और एक और कीर्तिमान रचने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि जिस तरह से हम जानते हैं कि अमेरिका से जेट इंजन मिलने का जो रास्ता है वो अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि HAL के साथ कंपनी के समझौते का बाइडेन प्रशासन की तरफ से अब हरी झंडी लगभग उसमें तय मानी जा रही है। तो ऐसे में F414 इंजन की तकनीक जो कि बेहद उत्कृष्ट है वो कहीं ना कहीं अब उसका जो निर्माण है वो भारत में होता हुआ नजर आएगा। और हवाई क्षमता जो हमारी है रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और इस जो जेट इंजन है इसके जो निर्माण की जो सारी प्रक्रिया है वो आगे आने वाले समय में पूरी होती नजर आएगी और जो हवाई क्षमता है और जो रक्षा तंत्र है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर है। दरअसल हम जानते हैं कि कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा था एक समय में, लेकिन उस पर पूरी लगाम भारत ने लगाई है। और उसके बाद लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो वैश्विक स्तर पर हैं। जैसे अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि ये जो कई देशों में कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये तेजी के साथ फैल रहा है। और इस वेरिएंट को अगर हम वैज्ञानिक नाम इसका देखें तो BA.2.86 है, जो कि इसको कहा जाता है कि ये नए वेरिएंट का जो नाम है वो पिरोला है। तो ऐसे में साफ तौर पर इसको लेकर भी हम जैसा कि जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय जो है लगातार इस पर बैठकें कर रहा है। और बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको सख्ती के साथ लिया जाए और गंभीरता के साथ लिया जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर साफ तौर पर अपनी बात आगे रखी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि जो नया स्वरूप है वो किसी तरह से भारत में एंटर ना कर पाए, इस पर वो नजर रखे हुए है और तमाम बारीकियों की वो जांच भी कर रहा है। इसके बाद अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें
हैं कि उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना में 10,000 की बढ़ोतरी की है। दरअसल आपको बता दें कि 15,000 से बढ़ाकर ये राशि अब 25,000 कर दी गई है जी। तो अगले साल से ये राशियां दी जाएंगी। जो बेटी जब जन्म लेगी तब उस वक्त उनके माता पिता को 5,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। उसके बाद जब वो कक्षा 1 में प्रवेश करेगी तब उसको 2,000 रुपए दिए जाएंगे, और उसके बाद जब वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तब उसको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद जब वो अगर आगे चल के ग्रेजुएशन करती है या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करती है तो उसके लिए उसको 7,000 रुपए धीरे धीरे करके दिए जाएंगे। तो एक बड़ी पहल यहां से देखने को मिल रही है और तकरीबन 16.5 लाख जो बेटियां हैं वो इससे लाभान्वित होंगी। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं जो कि खेल जगत से है, और इसमें साफ तौर पर जो हेडलाइन है वो बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि लय बरकरार रखने उतरेंगे नीरज चोपड़ा। जैसा कि हम जानते हैं नीरज चोपड़ा ने तमाम कीर्तिमान रचे हैं, भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और तमाम ऐसे पल उन्होंने हम भारत की झोली में डाले हैं जिससे गौरवान्वित हम महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने देखा कि बुडापेस्ट में भी 88.17 मीटर थ्रो के साथ पहला विश्व चैंपियन का खिताब उन्होंने जीता, और आज ज्यूरिख डायमंड लीग में वो चुनौती पेश करेंगे। तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है नीरज चोपड़ा के लिए भी और भारत के लिए भी। तो चलिए अब सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम ये सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी अखबारों की सुर्खियां, और अखबारों की सुर्खियों के बाद बुलेटिन में इस वक्त एक छोटे से ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग शो नया सवेरा, और अब वक्त तो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। अमेरिका के फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने दक्षिण पूर्व जॉर्जिया में दस्तक दे दी है। इसके बाद वहां मूसलाधार बारिश हुई, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इडालिया तूफान के फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से इनकार नहीं किया जा सकता है। माली में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध रूस के वीटो लगाने के बाद कल समाप्त हो गए। रूस ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया। गैबन में सेना ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद जुंटा ने जनरल बिस्रो ओली गुई नुगुएम को अपना नेता घोषित किया है। इससे पहले सेना ने सत्ता पर कब्जा कर राष्ट्रपति अली बोंगो को घर से नजरबंद कर दिया था। ब्राजील के स्वदेशी समूहों ने ब्रासीलिया में उस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जो उनके पैतृक क्षेत्रों को खतरे में डालता है। प्रस्तावित कानून के अनुसार कोई भी स्वदेशी समुदाय जिसने अपनी भूमि पर कब्जा नहीं किया है तो उसे दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और नया सवेरा में अब बात करते हैं कारोबार जगत की। फॉक्सकॉन, HP, डेल और लेनोवो जैसी वैश्विक दिग्गजों समेत कुल 32 कंपनियों ने IT के हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित PLI योजना के तहत आवेदन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IT हार्डवेयर के लिए संचालित 17,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को कंपनियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार को IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत देश में लैपटॉप, PC और सर्वर के उत्पादन के लिए कंपनियों से आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ज्यादातर कंपनियों के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बन गया है। सरकार ने भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयासरत रहने को कहा। साथ ही उन्होंने आधुनिक लेखांकन तौर तरीकों के जरिए वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने को लेकर बैंकों को आगाह भी किया है। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिल गया है। इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। जीआई टैग से भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही इससे इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। और कारोबार जगत के बाद अब खबरें खेल जगत से। और एशिया कप के दूसरे मैच में आज कैंडी के पल्लीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें एक अच्छी शुरुआत के लिए उत्सुक होंगी। गौरतलब है कि श्रीलंका की टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। बांग्लादेश पहली बार यह ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा। वहीं श्रीलंकाई इस टूर्नामेंट में अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी। बांग्लादेश कमजोर प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाने के लिए हासिल करने की कोशिश करेगा। वहीं एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान का सामना नेपाल से था। पाकिस्तान ने इस मैच में नेपाल को 238 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने शतकीय पारी खेली और पाकिस्तान को 50 ओवर में 6 विकेट पर 342 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। बाबर 151 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं इफ्तिखार ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 214 रनों की साझेदारी निभाई, जो एशिया कप में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। और कोलंबस से जुड़ गए हैं हमारे साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी पर अहमद मयून फारूकी। अहमद, किस तरीके की जानकारी है अभी आपके पास एशिया कप को लेकर, और जिस तरीके से आज मैच होने वाला है तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली तो चीज ये है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तौर पे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में एशिया कप को साइमल्टेनियसली साथ में एक साथ इनको होस्ट किया जा रहा है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में हैं, कुछ श्रीलंका में। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस तो श्रीलंका में हैं। आज जो पहली मैच है श्रीलंका बांग्लादेश की, यहाँ पर एक लोगों में एक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जगता है जब श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों का आमना सामना होता है। हालांकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मुकाबला है, काफी दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर बारिश के अनुमान भी काफी हैं, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के जो महीने हैं वो श्रीलंका में मानसून वाले महीने हैं जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है। और अमूमन ये देखा जाता है कैंडी, कोलंबो और इन एरियाज में नॉर्मली इंटरनेशनल मैचेस नहीं ज्यादा रखे जाते थे और ज्यादा से ज्यादा मैचेस वॉश आउट हो जाते थे। तो इस वजह से दूसरे महीनों में ज्यादातर मैचेस होते हैं श्रीलंका में। मैं 21 साल पहले जो भारत श्रीलंका का जो फाइनल मुकाबला था एशिया कप का, उसको भी मैं याद दिलाने की कोशिश कर सकता हूं। तो उसमें 2002 में ये हुआ था कि 2 फाइनल हुए थे और दोनों के दोनों वॉश आउट हो गए जी। श्रीलंका को दोनों को साथ में शेयर करना पड़ा और देयर वाज नो क्लियर विक्टर, कोई वहां पर जीत के सामने नहीं आया। तो अब एक तो मसला है कि कैंडी में, पलकेले में जब ये मैच होगा तो बरसात का कितना चांस हो जाता है और वैसे में मैच होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, अगर डक्यूस मेथड लगेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो लोगों में ठीक, तो बारिश के आसार हैं लगभग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मुईद तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ अब नजर डालते हैं खेल जगत की तमाम खबरों पर। साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जोकोविच ने स्पेन के गैर वरीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-1 से हराया।
वहीं 7वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की स्टेफानोस सित्सिपास को यूएस ओपन के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। सित्सिपास को कनाडा के 128वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डोमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 से मात दी। महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने दूसरे दौर में बाधा को पार कर लिया है। दूसरे दौर में स्वांतेक ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस की खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने भी यूएस ओपन के अगले दौर में अपनी जगह बना ली है। 10वीं वरीय कैरोलिना ने पोलैंड की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-3 से हराया। 18वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। अजारेंका को चीन की झू लिन ने 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन ने क्रिस्टोफर ओकोनेल और एलेक्जेंडर वुकिफ की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। बोपन्ना और एब्डेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-4, 6-2 से हराया। और चलिए नया सवेरा में अब रुक करते हैं सिनेमा जगत की खबरों का। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ काम करने की इच्छा जताई। सनी ने से जब पूछा गया कि वो किस अभिनेत्री के साथ काम करना चाहेंगे तो जवाब में उन्होंने आलिया का नाम लिया और कहा कि उन्हें आलिया पसंद है, उनके साथ फिल्म करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिलीज के 5 दिनों में फिल्म ने यह आंकड़ा हासिल किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना ने परम के साथ साथ पूजा का किरदार भी निभाया है। यशराज फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर द ग्रेट इंडियन फैमिली का पहला गाना कन्हैया ट्विटर पर आज रिलीज किया। गाने के जरिए मेकर्स ने विकी कौशल का लुक भी रिवील किया है। रक्षाबंधन के खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बहन के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो साझा की है। अक्षय कुमार की बहन अलका लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई जय और तैमूर खान को राखी बांधने के लिए करीना कपूर के घर पहुंची। वहीं अभिनेता संजय दत्त ने राखी के मौके पर अपनी दोनों बहनों के साथ तस्वीर साझा की है। उन्होंने फोटो साझा करते हुए लिखा, मेरी प्यारी प्रिया और अंजू, इस रक्षाबंधन पर मैं आप दोनों को उस गहरे प्यार और सम्मान की याद दिलाना चाहता हूं जो मेरे मन में आपके लिए सदैव है। और चलिए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। केरल के पथानामथिट्टा जिले के अडूर की लीलम्पा मैथ्यू कचरे को धन में बदलने का एक अनूठा मॉडल है। जब सभी गृह निर्माता प्लास्टिक कचरे को संबंधित पंचायत या निगम को सौंप देते हैं तो लीलामा प्लास्टिक कचरे से सुंदर चीजें और उपयोगी चीजें बनाती हैं। ये कूड़ा निस्तारण का अनोखा तरीका है। देखिए ये रिपोर्ट। मिलिए अडूर के वेल्ला कुलंगरा की रहने वाली लीलामा मैथ्यू से, जो 70 साल की हैं। उनका शौक है कचरे को उपयोगी चीजों में बदलना। इसे देखिए। और इस अनूठी पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्कूली बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री मोदी रक्षाबंधन मनाने छोटे बच्चों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपने साथ राखियां लेकर आए थे और उन्होंने पीएम की कलाई पर राखी बांधी।
क्या खाया था? मैं आइसक्रीम। कोई देता है आइसक्रीम सुबह सुबह? तो सब राखी लेके आए हैं। किसको राखी बांधेंगे? कौन आप कौन? वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बहुत महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा, पीएम मोदी। और कविताएं लघु प्रकृति के ऊपर सर और लिखी है, हाँ। भारत पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर कविता बनाओ। जी सर। फिर नल से जल, इस पर कविता बनाओ। जनधन अकाउंट, इस पर बनाओ, ताकि गरीब लोगों को पता चले, हमारी कविता लोग बोलेंगे। अरे वाह, चंद्रयान बना दिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। तो आप एक काम करोगे? हैं? Yes, sir. पक्का करोगे? घर में जाकर के देखो कि आपके घर में सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते होंगे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह तक जो भी करते हैं उसमें कितनी चीजें विदेशी हैं, फॉरेन की हैं। अगर भारत को प्यार करते हैं तो भारत की चाहिए ना। फिर घर में लिस्ट बनाओ और मम्मी पापा से कहो, देखिए हम तो भारत माता की यह बोलते हैं, तो ये चीजें तो हम बाहर से लाते हैं, मालूम नहीं होता है हमको। स्कूल के अंदर चंद्रयान के बाद क्या हुआ? This is a very big proud moment for us that our India is the first country to land on the south pole of the moon. फैमिली के साथ हमने बैठ के बहुत ही वो एक्साइटेड फील होते हुए हमने देखा। एंड व्हेन विक्रम लैंडेड ऑन द मून वी वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, 2 सितंबर को क्या होने वाला है? तो 2 सितंबर को इसरो आदित्य को लॉन्च करेगी। शाबाश। आपकी वजह से हम चांद पे पहुंचे। हमारी वजह से चांद पे पहुंचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुंचे बेटा। हमारे स्कूल में लड्डू बांट दिया हमने, चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो सबको लड्डू मिला था? यस सर। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से हो बेटा? मणिपुर से हो। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो रक्षाबंधन के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सारे स्कूली बच्चों ने राखियां बांधी। और अब नया सवेरा में बात करते हैं मौसम के मिजाज की। और नया सवेरा के इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, यूं ही हंसते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे एक्सप्रेस 100। मुझे और कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 555, हस्ता